अच्छा देखिए, इससे पहले हम अकाउंटिंग का एक बेसिक क्वेश्चन तो कर चुके हैं। उसके बाद देयर इज़ अ कांसेप्ट ऑफ व्हेन वी परचेज़ और सेल गुड्स ऑन अकाउंट्स या मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट। देखिए, मैंने आपको पहले जैसे फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जब क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सर्विसिंग होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर टिपिकली या स्पेसिफिकली अगर हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो ट्रेडिंग में यही होता है ना कि व्हेन ट्रेडर परचेजेस अ गुड्स यानी कि गुड्स खरीदता है और एट अ मार्जिन वो अपने कस्टमर्स को सेल कर देता है, ठीक है? अगर हम किसी ऐसी बिज़नेस एंटरप्राइज़ की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे परचेज़ एंड सेल ऑफ गुड्स जो है वो इन्वॉल्व होगा। इफ वी आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स जिसको हमें कंसीडर करना ज़रूरी है बिफोर परफॉर्मिंग द जनरल जर्नल, क्योंकि ये हमें थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं जब बच्चों के पास ट्रांज़ैक्शंस आते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये इनका कौन से बिज़नेस कंसर्न से ताल्लुक है एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट, ठीक है? तो द फर्स्ट कांसेप्ट इज़ परचेजेस अकाउंट। देखिए, परचेजेस अकाउंट का मकसद क्या है? फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस। दिस अकाउंट इज़ यूज्ड बाय द परचेजिंग कंपनी टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स, मर्चेंडाइज़ फॉर द बिज़नेस। दिस अकाउंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। देखिए, मैंने जैसे आपको पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में जब एक ट्रांज़ैक्शन आई थी, मैंने बताया था कि जब भी बिज़नेस के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ट्रेडिंग बिज़नेस है, ठीक है? अब आप मार्केट जाएँगे, होलसेल मार्केट जाएँगे, आप जहाँ वहाँ से गुड्स जो उठाएँगे ऑब्वियसली आपकी इंटेंशन ये है कि आपने ये गुड्स खरीदनी है और फिर अपनी दुकान में लाके इनको कस्टमर्स को बेचनी है, ठीक है? सो विद दिस इंटेंशन कोई भी जो परचेज़र है या जो ट्रेडर है, जब भी वो गुड्स या मर्चेंडाइज़ खरीदता है, ठीक है? तो हम उसको कभी भी मर्चेंडाइज़ डेबिट या गुड्स डेबिट करके रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है? हम अकाउंट्स में एक अकाउंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड परचेजेज़ अकाउंट। हमेशा जब भी बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए मर्चेंडाइज़ या गुड्स को यूज़ किया जाएगा, तो उसको हम हमेशा परचेजेज़ के नाम से यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली गुड्स कहें या मर्चेंडाइज़ कहें, ये एक एसेट है, ठीक है? आपके बिज़नेस में आपकी जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, कोई भी करियाना स्टोर आप ले लें, उसके स्टोर में जितना भी सामान होता है, वो उसका पर्सनल एसेट होता है जब तक वो उसको बेच ना दे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी दुकान में अगर 100 मन चावल पड़े हुए हैं, तो जब तक वो बिक नहीं जाते हैं, तो वो गुड्स या मर्चेंडाइज़, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली और फिर वो मेरे एसेट भी होंगे जब तक वो मेरे बिक नहीं जाएँगे, ठीक है? लेकिन उसको जब भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, जब भी मैं उसको खरीद के लाऊँगा होलसेल मार्केट से, तो अपनी जर्नल एंट्री में मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा बाय द नेम ऑफ परचेजेज़। ये आपने हमेशा याद रखना है। सही है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अक्सर गुड्स और मर्चेंडाइज़ को, वो गुड्स डेबिट और मर्चेंडाइज़ डेबिट कर रहे होते हैं, ठीक है? सो अकाउंटिंग में दिस इज़ इनकरेक्ट, ठीक है? जब भी कोई भी बिज़नेस मर्चेंडाइज़ खरीदेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग इट, देखें सेकंड लाइन इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आई एम सेइंग whenever the business purchases goods and merchandise for the purpose of reselling, so that is why we use the term purchases, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ट्रांजैक्शन मैंने आपको दी हुई है कि जनवरी 1st अहमद परचेज्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 ऑन अकाउंट विद क्रेडिट टर्म्स 2, 10 एंड 30 फ्रॉम बशीर। देखें, अब मैं फर्दर मूव ऑन करने से पहले एक और यहाँ पे टर्म आ गई है दैट इज क्रेडिट टर्म्स। ये भी समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्योंकि ट्रांज़ैक्शंस में ये चीज़ मेंशन होती है और हमें समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, ठीक है? सो देखिए, क्रेडिट टर्म का मकसद ये होता है व्हेन मर्चेंडाइज इज सोल्ड ऑन अकाउंट द सेलर प्रोवाइड्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पेमेंट टू द परचेजर नोन एज क्रेडिट टर्म्स, ठीक है? यानी कि जब भी मर्चेंडाइज खरीदी जाती हैं या बेची जाती हैं उधार पे, फॉर एग्जांपल अगर आप बेचेंगे या खरीदेंगे, तो जो भी जिससे आप खरीद रहे हैं मर्चेंडाइज को, वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस देता है, ठीक है? वो टर्म्स एंड कंडीशंस को हम बोलते हैं क्रेडिट टर्म्स, ठीक है? अब ये होता क्या है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ क्रेडिट डेज़। देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा 2/n, यानी कि बेसिकली ये डिवाइड हो रहा है 2 अपॉन n, n अपॉन 30, ठीक है? अब ये है क्या? देखें, जो ऊपर न्यूमरेटर में आपको नज़र आ रहा है 2, दैट इज़ द डिस्काउंट रेट। यहाँ एग्ज़ाम्पल दी हुई है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ठीक है? ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए कि क्रेडिट टर्म्स किस तरह लिखी भी आ सकती हैं और उनका मकसद क्या है। तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखी होगी, जो भी नंबर लिखा होगा दैट इज़ कॉल्ड द डिस्काउंट रेट, ठीक है? और जो ये इधर जो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ है इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट पीरियड, ठीक है? सिमिलरली n मीन्स द अमाउंट टू बी पेड एंड 30 मीन्स द टोटल क्रेडिट डेज़, ठीक है? अब इसको मैं ज़रा समझाता हूँ। नंबर 1, क्रेडिट डेज़, द टाइम अलाउड टू द परचेज़र फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने माल उठा लिया अपना
गोल्डन मार्केट से या कहीं से भी जोड़िया बाजार से आपने कोई सामान उठा लिया बहुत हैवी क्वांटिटी में, ठीक है। अब उस बंदे ने कहा कि भाई आप जो है मुझे मैक्सिमम जो है 1 महीने में मुझे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 महीना यानी 30 डेज़, ठीक है। सो 30 डेज़ टोटल कितना हो गए? 30 डेज़, सही है। सिमिलरली डिस्काउंट पीरियड, the time in which the purchaser can avail the discount if he settles off his liability. Similarly, discount rate, the percentage which is applied on the payable amount to find out the discount. देखा, अब ये बड़ी मजे की टर्म है, इसको जब हम पूरा होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर करेंगे तो हमें समझ में आएगा। इसकी मैं आपको किसी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि देयर इज अ ट्रेडर जो कि जोड़िया बाजार गया, उसने एटलीस्ट जो है वो 100 मन चावल उठा लिए ऑन क्रेडिट, यानी कि अभी पैसे नहीं पे किए उसके, लेकिन वो परचेज कर लिया उसने ऑन अकाउंट या उधार पे चावल उठा लिए 100 मन, ठीक है। अब जो बेचने वाला था उन चावलों को, उसने कहा कि भाई आप जो इन पैसों जो भी इन 100 मन चावलों के पैसे हैं जो भी बनते हैं वो आप मुझे 30 दिन के अंदर पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्रेडिट डेज कितने हो गए? 30 डेज, चाहिए 30। लेकिन उसके बाद वो बंदा एक और ऑफर कर रहा है, कह रहा है चले ये क्रेडिट डेज तो आपके 30 हैं, यानी कि आप मुझे 30 दिन में पैसे दे दीजिएगा, लेकिन लेकिन देखिए ये लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने मुझे 10 दिन में पेमेंट करी, सही है, अगर आपने मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दी, तो आपको पूरी पेमेंट का 2% डिस्काउंट मिलेगा। इसको मैं अगेन इंटरप्रेट कर दूँ, ये अक्सर टर्म्स एंड कंडीशन वर्बली भी हम किसी को दे रहे होते हैं कि भाई सेलर है, उसने कहा कि आप 100 मन चावल ले जाइए, कोई मसला नहीं है। आप मुझे उसकी पेमेंट, टोटल पेमेंट अगर आप चाहें, आपके पास 30 दिन है पेमेंट करने के, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आप चाहें, अगर वो बंदा चाहे तो आपको ये भी ऑफ़र कर सकता है कि भई 30 दिन में, आपके पास 30 दिन का टाइम है, मुझे पे कर दीजिएगा, लेकिन अगर आपने मुझे 10 दिन में पेमेंट करी, तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, ये बेसिकली क्या है, इनफॉर्मल टर्म्स में कहूँ तो एक लालच दिया जा रहा होता है कि भाई अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट होता है हमारी फाइनेंस में, कि पैसा जितना जल्दी मिल जाए उतना फ़ायदेमंद है। जितना डिले होके मिलेगा तो उसकी वर्थ में कमी आ सकती है, ठीक है? सो जो सेलर होता है, जिसने अपनी चीज़ उधार पे बेची होती है, ऑब्वियसली अगर आप भी सेलर होंगे तो आप चाहेंगे कि आपको आपकी बेची हुई चीज़ का फौरन पैसा मिले, ठीक है? अगर 30 दिन में मिलेगा तो ऑब्वियसली 30 दिन एक कंसिडरेबल अमाउंट है। इसलिए आप, अगर कोई आपको ऑफर कर दे कि भई आप चलें ठीक है, 30 दिन तो आप क्रेडिट डेज़ पूरे समझ लें, 30 दिन में आप आराम से पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपने 10 दिन में कर दी पेमेंट, तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्रेडिट टर्म्स, ठीक है? जो सेलर होता है ये ऑफर करता है बायर को, ठीक है? अब बायर की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बाय लॉ बायर जो है, अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये आप पे टर्म अप्लाई हो जाएगी, ठीक है? अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर भी आपके पास 30 डेज़ होंगे, और इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे ये 10 डेज़ के बजाय, डिस्काउंट पीरियड का मकसद वही 10 दिन के अंदर-अंदर पे कर दिया, तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा 2% का। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर उसको 30 दिन के अंदर-अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एंड 60 भी हो सकता है, ये 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 360 भी हो सकता है। पॉइंट इज़ कि जब एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको बताया जा रहा है। इंशाल्लाह जब फर्दर ट्रांज़ैक्शंस आएँगी तो आपको फिर क्लियर हो जाएगा। सही है? तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि भाई परचेज़ेज़ अकाउंट कब यूज़ होता है? कि जब भी इन्वेंटरी मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी खरीदी जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग, तो बिज़नेस उसको अकाउंट को यूज़ करता है, किसको? परचेज़ेज़। क्योंकि यहाँ पे ऑन अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया था, अकाउंट्स में टर्म जो अगर यूज़ होती है ऑन अकाउंट, इसका मकसद होता है उधार पे खरीदा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि अभी पैसे पे नहीं किए तो अकाउंट्स पेबल जनरेट हो रहा है, ठीक है? यानी कि अभी पैसे पे ना किए हों किसी चीज़ पे और वो चीज़ ले ली हो, तो परचेज़ेज़ डेबिट 10,000, ठीक है? एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट 10,000, सही है? और यहाँ पे अगेन अकाउंट्स पेबल हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन साइन करी हैं, या मिस्टर अहमद हैज़ साइन्ड अ नोट विद द बशीर, मिस्टर बशीर, ठीक है? यहाँ कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। तो जब भी नोट्स का कुछ मेंशन ना हो, या रिटन किसी भी फॉर्म की किसी भी चीज़ का कुछ मेंशन ना हो, सो वी अज़्यूम इट एज़ अकाउंट्स पेएबल, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखिएगा। So now there is again the different concept of purchases discount. देखें, परचेज डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप माल, कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं फॉर योर बिज़नेस, अगर आप बल्क में खरीद रहे होते हैं, तो आपको जो सेलर होता है वो आपको एक ह्यूज डिस्काउंट, या ह्यूज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कुछ ना कुछ डिस्काउंट, ठीक है? तो परचेज डिस्काउंट का मकसद ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बल्क में खरीदें या कोई चीज़ खरीदने जाएँ, और जो सेलर है वो आपको डिस्काउंट दे, यानी कि आप डिस्काउंट अवेल करने वाले पर्सन होंगे, सो दैट टर्म इज़ विल बी कॉल्ड परचेजेज़ डिस्काउंट। यानी कि जब भी कोई जो ट्रेडर है वो गुड्स खरीदने जाता है और उसको डिस्काउंट अगर मिलता है, डिस्काउंट देने की बात नहीं कर रहा, अभी मैं डिस्काउंट लेने की बात कर रहा हूँ।
तो अगर किसी भी ट्रेडर को, किसी भी बिजनेस को डिस्काउंट मिलता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स या ऑन द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, सो दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड परचेजेस डिस्काउंट, ठीक है। और ये होता क्या है? परचेजेस डिस्काउंट इज अ कॉन्ट्रा account of purchases. This account is used by the purchaser only and he avails the discount at the time of payment. This account is recorded on the credit side. ठीक है। अच्छा, यहाँ एक टर्म आ रही है कॉन्ट्रा। देखें, अकाउंट्स में जब ये वर्ड यूज होता है, इट मीन कि ये एक सब्सिक्वेंट अकाउंट का ऑपोजिट अकाउंट है। जैसे यहाँ मेंशन हुआ है कि परचेजेस डिस्काउंट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ परचेजेस। ठीक है, देखिए गौर करें, परचेजेस में क्या हो रहा था, आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया ऑब्वियसली, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जब आप खरीद रहे हैं तो इट इज एन एसेट और इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। इसको हम कॉन्ट्रा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी परचेज डिस्काउंट की बात होगी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। क्योंकि परचेजेस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है और परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, सो वी आर कैटेगराइजिंग इट एज एन ऑपोजिट अकाउंट ऑफ परचेजेस, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि व्हाई परचेज डिस्काउंट को हम क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? देखिए, हमें हमेशा अकाउंट्स की नेचर का मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है परचेजेस डिस्काउंट। देखें, इनफॉर्मल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप खुश होते हैं, ठीक है। ये वही बात है कि अगर आप कोई ट्रेडर हैं, कोई भी आप बिजनेसमैन है, अगर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई चीज 100 की थी, अब आप उसको 80 में बेच रहे हैं, तो इट मींस कि आप उसको एट अ लॉस लॉस कह लें, या अपना थोड़ा सा नुकसान करके उसको बेच रहे हैं ताकि आपका रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या आपका टर्नओवर बढ़ जाए। पॉइंट इज, जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है तो इट इज कैटेगराइज एज अ नेचर ऑफ इनकम। देखिए, मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली इनकम नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं जस्ट नेचर समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी परचेजेस डिस्काउंट को क्रेडिट पे रिकॉर्ड करने का रीजन ये है कि जब भी हम डिस्काउंट अवेल करते हैं, हमें खुशी होती है, पहली बात, ठीक है, और हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। परचेज डिस्काउंट का मकसद ये है, सही है। इट मीन्स कि जब भी हमें डिस्काउंट मिलेगा तो इसके हम नेचर को समझते हैं कि इट इज अ रेवेन्यू, यानी कि हमने कोई भी चीज सोची हुई थी कि हमें 1000 में पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हम गए तो हमें वो 800 रुपए की पड़ी, एट अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज। तो 200 रुपए जो बच गए वो हमारी जेब में आ गए, बजाय इसके कि वो जो है सेलर है उसकी जेब में जाते। तो दैट इज व्हाई वी कैटेगराइज इट बाय नेचर एज अ रेवेन्यू। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली इनकम या रेवेन्यू नहीं बोलते, लेकिन इसकी अगर हम नेचर को मैच करना चाहें तो इसकी नेचर को हम रेवेन्यू की नेचर से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको जब जब भी ये इंकर होगा, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड। और इसी सिमिलरली रेवेन्यू कहाँ रिकॉर्ड होता है? ऑन द क्रेडिट साइड, सही है। तो दिस इज द रीजन कि परचेजेस डिस्काउंट का जो अकाउंट है उसको हम कॉन्ट्रा परचेजेस अकाउंट बोल रहे हैं, यानी कि परचेज अकाउंट का से उल्टा। परचेज अकाउंट जब भी यूज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन परचेजेस डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड होगा, इसका भी रीजन आपको मैंने बता दिया, क्योंकि इसकी नेचर हम कंसिडर कर रहे होते हैं एज अ रेवेन्यू। और जब भी किसी चीज की बाय नेचर रेवेन्यू होगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड बाय द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जनवरी 6 अहमद पेड कैश टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखें, अब यहाँ पे आपको रिलेट करना होगा प्रीवियस एंट्री से। ये मैंने बिल्कुल एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एंट्रीज दी हुई है ताकि आप लोग को समझ में भी आए, सही है। लेकिन जनवरी 1 को क्या हुआ था? अहमद ने परचेज करी थी मर्चेंडाइज 10,000 की विद क्रेडिट टर्म्स 2, 10 and 30 फ्रॉम बशीर। देखिए, अब आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के दूसरी एंट्री को पास करना है। पहली एंट्री में क्योंकि अभी तो सिर्फ परचेज हुआ था, तो हमने बगैर किसी चीज को देखे यहाँ पे हमने 10,000 से हमने एंट्री बना दी, परचेजेस डेबिट कर दिया, अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब आप गौर कीजिए जरा, जो सेकंड एंट्री है इसमें लिखा हुआ है जनवरी 6। पहली एंट्री है जनवरी 1 की, दूसरी एंट्री है जनवरी 6 की, ठीक है। और इसमें बोला क्या जा रहा है कि अहमद जो है उन्होंने कैश पे कर दिया टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखें, ये यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, लेकिन जब भी ये टर्म यूज होती है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मकसद ये होता है कि अब कुछ भी लेन देन बाकी नहीं है, ठीक है। जो भी गुड्स इन द पास्ट परचेज की गई थी उधार पे, उसके पैसे भी पे कर दिए गए हैं, एंड बोथ द पार्टीज आर नाउ सेटिस्फाइड, एंड कोई भी रिमेनिंग बैलेंस अब नहीं है, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनेगी? अब आपको रिलेट करना है इस जनवरी 6 की एंट्री को जनवरी 1 की एंट्री से। इस केस में जो क्रेडिटर है वो कौन है? वो है मिस्टर बशीर, ठीक है, क्योंकि मिस्टर अहमद जो है उन्होंने परचेज करी है मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर बशीर, और मिस्टर बशीर ने क्योंकि उधार पे कुछ बेची हैं, यानी मिस्टर अहमद ने
वो मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी थी, जो कि यहाँ रिकॉर्ड भी हुआ है। तो उधार पे खरीदने का मकसद ये है कि अभी उसके पैसे पे करने हैं, ठीक है। लेकिन आपको वो टर्म्स याद होनी चाहिए, क्रेडिट टर्म्स जो मैंने आपसे बात की थी, ठीक है। क्रेडिट टर्म्स का मकसद मैंने अगेन बताया था, यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स क्या है, 2, 10 एंड 30। इंटरप्रिटेशन क्या बनी, जनवरी 1 को हमने 2, 10 एंड 30 पे मिस्टर अहमद ने गुड्स परचेज करी। अब जनवरी 6 को उसकी पेमेंट हो रही है। अगर आप गौर करें, यहाँ पे क्या था, 2, 10 एंड 30। टोटल क्रेडिट डेज कितने हो गए, 30। चलो अभी तो ये गुजरे भी नहीं है, सही है। लेकिन 10 क्या था, 10 वाज डिस्काउंट पीरियड। जैसे यहाँ मैंने आपको मेंशन बताया था क्रेडिट टर्म्स में कि दिस इज डिस्काउंट पीरियड। अगर अब हम गौर करें तो जनवरी 1, हियर इट इज, जनवरी 6 कितने दिन बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 दिन हुए हैं अभी, और मिस्टर अहमद ने कैश पे कर दिया। तो अगर अब हम गौर करें, इसका मकसद ये है कि मिस्टर अहमद ने इन टर्म्स को एक्सेप्ट भी कर लिया और इस डिस्काउंट को अवेल भी कर लिया। कैसे, क्योंकि डिस्काउंट पीरियड था 10 डेज का। इट इज इम्प्लाइड कि अगर मिस्टर अहमद ने 10 दिन के अंदर अंदर मिस्टर बशीर को उन गुड्स की पेमेंट कर दी, तो मिस्टर अहमद को 2% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अगेन, मिस्टर अहमद परचेज्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 10,000 ऑन अकाउंट विद क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम मिस्टर बशीर। अब मिस्टर बशीर ने उनको क्रेडिट टर्म्स दे दी कि देखो, तुम चाहो तो पूरे 30 दिन में पेमेंट करो, लेकिन फिर पूरी करना, ठीक है। पूरे 30 दिन है तुम्हारे पास उधार चुकाने के। लेकिन अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट कर दी, तो मिस्टर अहमद आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन 10,000। तो यही तो हो रहा है। अब आप जनवरी 6 को देखें, जनवरी 6 और जनवरी 1 में कितना डिफरेंस है, 6 दिन का डिफरेंस है। अच्छा, हमेशा ये याद रखिएगा कि हम ट्रांजैक्शन के डेट को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि जनवरी 1 को इंक्लूड करेंगे हम। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, यानी कि मिस्टर अहमद ने 6 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया। इसका मकसद ये है कि मिस्टर अहमद बजाय 30 दिन रुकने के, मिस्टर अहमद ने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी। तो विद इन 10 डेज पेमेंट का मकसद क्या है कि मिस्टर अहमद ने 2% का डिस्काउंट भी अवेल कर लिया। अब ट्रांजैक्शन बनाने से पहले ये एक थोड़ा सा रफ वर्क है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधे सीधे कैलकुलेटर में करेंगे जब भी करेंगे। ये मैंने डिस्क्राइब इसलिए किया है ताकि आपको समझ में आए कि हुआ क्या है। अब हमने यहाँ पे डिस्काउंट पहले निकालना है कि बना कितना। टोटल अमाउंट था 10,000। अगर आप यहाँ एंट्री नंबर फर्स्ट में देखें 10,000, ठीक है। 10,000 का कितना परसेंट, 2%, क्योंकि ये 2 क्या डिनोट कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, दैट इज द डिस्काउंट रेट, दिस इज द डिस्काउंट पीरियड एंड दीज आर द क्रेडिट डेज, ठीक है। तो डिस्काउंट है 2%, तो 10,000 का 2% कितना बना, 200। और फिर 200 और डिस्काउंट के बाद अहमद ने कितने पे किए होंगे मिस्टर बशीर को, 9,800। तो अब अगर मिस्टर अहमद अपनी एंट्री बनाएंगे आफ्टर गेटिंग, देखें इस केस में, देखें अगेन हुआ क्या है। इस केस में मिस्टर अहमद को परचेज डिस्काउंट मिला है, क्योंकि मिस्टर अहमद ने विद इन 10 डेज पेमेंट कर दी और 2% का डिस्काउंट अवेल कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है। जैसे पहली एंट्री बनी, यहाँ पे बनी थी अकाउंट्स पेबल पूरा 10,000 रुपए से क्रेडिट, यानी कि अभी पूरा 10,000 रुपए पे नहीं किए थे। तो यहाँ पे डेबिट हो रही है वही चीज, अकाउंट्स पेबल डेबिट 10,000। क्यों डेबिट हो रहा है, रीजन इज अकाउंट्स पेबल इज अ लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मिस्टर अहमद पे कर रहे हैं पूरा, तो पूरी की पूरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। और लायबिलिटी डिस्चार्ज होने का मकसद, यानी लायबिलिटी कम होने का मकसद ये है कि लायबिलिटी जब भी कम होती है, वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। सो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया 10,000। अब इसका रीजन क्या देंगे अगेंस्ट में, क्योंकि मिस्टर अहमद ने 200 रुपए का डिस्काउंट भी अवेल किया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और व्हाई इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि डिस्काउंट जब भी हमें मिलता है एज अ बिजनेस, फॉर एग्जांपल इस केस में हम मिस्टर अहमद अगर हो, हमें डिस्काउंट मिला है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रेवेन्यू, बट बाय नेचर वी कैन कैटेगराइज इट एज अ रेवेन्यू, बिकॉज हमारी जेब से कुछ गया नहीं है, बल्कि हमारी जेब में सेविंग हो गई है। बजाय इसके कि मिस्टर अहमद पूरा 10,000 रुपए पे करते, वो पे कर रहे हैं 9,800। तो उनकी जेब में अभी भी कितने बच रहे हैं, 200 रुपए। तो ही इज अवेलिंग द डिस्काउंट ऑफ 200, सही है। सो जब एंट्री बनेगी तो पहली बात, लाइबिलिटी तो अपने पूरे अमाउंट से डिस्चार्ज हो गई, 10,000 रुपए मिस्टर अहमद को पे करने थे, चलो वो तो कम हो गया। अगेंस्ट में रीजन क्या देंगे कि कैश कितना गया मिस्टर अहमद के पास से, 9,800। तो यहाँ हमने लिख दिया कैश क्रेडिट 9,800। व्हाई वी आर क्रेडिटिंग द कैश, बिकॉज कैश पे किया है, ठीक है। मिस्टर अहमद ने क्या किया, यहाँ पे पेड कैश टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखें अगेन, यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है।
आपको प्रीवियस ट्रांजैक्शन से क्रेडिट टर्म्स को देखते हुए और अमाउंट को देखते हुए आपने इस वाली दूसरी वाली एंट्री बनानी है, परचेज डिस्काउंट वाली, ठीक है? तो टोटल अमाउंट वाज 10,000 विद क्रेडिट टर्म्स 2, 10 एंड 30, ठीक है? तो अकाउंट्स पेबल पूरा लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई 10,000 से। रीजन क्या है? मिस्टर अहमद ने कैश पे किया 9,800 रुपए और साथ के साथ परचेज डिस्काउंट अवेल किया 200 रुपए का। सो वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड। अगेन आप यहाँ गौर करें, जनरल जनरल में मैंने रूल क्या बताया था? डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। पैसा हो रहा है 10,000 रुपए, इधर लिखा है 9,800 और 200 कितना होते हैं? 10,000। 10,000 10,000 डेबिट साइड इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड, ठीक है? और रीजन दे दिया मिस्टर अहमद ने कि टू रिकॉर्ड पे कैश टू द क्रेडिटर एंड अवेल्ड द डिस्काउंट, ठीक है? अच्छा, थर्ड अकाउंट एक और है, परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। देखिए यहाँ पे था परचेज डिस्काउंट का मकसद था कि आपको पेमेंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? परचेज डिस्काउंट जैसे मैंने आपको पहले बताया। रिटर्न्स जैसे एज द नेम सजेस्ट, रिटर्न्स का मकसद ये कि कोई चीज आपने भले ही उधार पे खरीदी हो या कैश पे खरीदी हो, अगर वो डिफेक्टिव निकल आए या उसी नेचर की ना निकले तो आप सेलर को वापस भी कर सकते हो इन अकाउंटिंग, ठीक है? अच्छा, वही बात, अकाउंटिंग में ऑब्वियसली इस चीज को भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम अपने जो मर्चेंडाइज है हमने खरीद लिया, अब उसको हम रिटर्न करने जा रहे हैं, देखिए रीजन कुछ भी हो सकता है, बट द रीजन मस्ट बी जेन्युइन। रिटर्न करने के 2 रीज़न हो सकते हैं डिफेक्ट, या तो वो गुड्स जो आपने खरीदी हैं या तो वो खराब निकली यानी डिफेक्टिव निकली, ठीक है? दूसरा रीज़न जेन्युइन ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेडर थे, आपने मंगवाया था लाइफबॉय साबुन, ठीक है? आपका जो होलसेलर था या जो भी सर्विस प्रोवाइडर था या जो भी सेलर था, उसने आपको दे दिया लक्स, ठीक है? तो ये आपके ऑर्डर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो है नहीं, तो आप उसको वापस करेंगे, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जेन्युइन रीज़न यहाँ पे मेंशन मकसद ये है कि सिर्फ डिफेक्टिवनेस रीज़न नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। एरर इन द ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको लाइफबॉय और लक्स की एग्जांपल दी, ठीक है? तो जब भी एज़ अ बिज़नेसमैन या एज़ अ ट्रेडर आप या आपका बिज़नेस जो भी जो मर्चेंडाइज़ है वो रिटर्न करेगा, तो उसको हम यहाँ पे जो भी कहेंगे, उसको हम बोलेंगे परचेज़ेज़, रिटर्न्स एंड अलाउंस। ये क्या होता है? Purchase return and allowances is a contra account of purchases. This account is used when the purchaser returns the merchandise back to the seller due to the defectiveness or any other genuine reason. ठीक है? This account is recorded on the credit side. ठीक है? Again, आपको बता दूं, कोई भी चीज आप रिटर्न कर रहे हो तो आप रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज कैश पे खरीदी थी तो अब आपको आपको कैश वापस मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने वही चीज जो आप रिटर्न कर रहे हैं, अगर आपने वो चीज उधार पे खरीदी थी तो आपको उसके पैसे वापस मिल जाए, यानी कि आपको उसके पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस केस में आपको फायदा ये होता है कि अगर आपने जो मर्चेंडाइज खरीदी, अरे वो डिफेक्टिव निकली या कोई भी एक्स वाई जी रीजन था, अगर आपने वो कैश पे खरीदी थी तो जब भी आप दुकानदार के पास जाएंगे उस गुड्स को देंगे तो अगेंस्ट में वो आपको आपके पैसे दे देगा, ठीक है? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपने वही चीज़ जो आप रिटर्न करने जा रहे हैं, अगर वो उधार पे खरीदी थी, तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ये वही बात है, इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें, आपने 2 लाख रुपए के कोई फॉर एग्ज़ाम्पल शैम्पू आपने किसी होलसेलर से खरीदे, ठीक है? अब ये आपने खरीदा फॉर सपोज़ उधार पे। अभी आपने 2 लाख पे नहीं किए थे उसको, आपने 2 लाख रुपए के शैम्पू उठा लिए उससे। घर आया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि उस 2 लाख में से 20,000 रुपए के जो शैम्पू हैं, वो या तो एक्सपायरी हैं या तो खराब हैं, ठीक है? पॉइंट ये है कि अभी आपको सेलर को 2 लाख रुपए पे करने थे, ठीक है? लेकिन उसमें से 2 लाख की जो आप गुड्स लेकर आए हैं, उसमें से 20,000 रुपए की चीज़ तो खराब निकली है। तो क्या आपके ऊपर ये लायबिलिटी बनती है कि आप उसके वो 20,000 रुपए भी उन खराब गुड्स के पे करें? नहीं। तो आपके ऊपर ये बनता है काम कि आप जाएँगे, 20,000 रुपए की जो गुड्स खराब निकली हैं, वो वापस करेंगे और वो आपका बिल बी 2 लाख रुपए से काट के 1,80,000 रुपए कर देगा, ठीक है? अब आपको शायद इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब आपको 2 लाख पूरे पे नहीं करने, तो आपका बिल रेक्टिफाई करेगा और उसको सही करेक्ट करके आपको 1,80,000 रुपए का बिल इश्यू कर देगा, ठीक है? सिमिलरली अगर ये ट्रांज़ैक्शन आपने कैश पे की होती, तो आपने 2 लाख रुपए फौरन आपने पे कर दिए थे उसको और आप शैम्पू उठा के घर ले आए 2 लाख रुपए के पूरे। अब पता ही चला 20,000 रुपए खराब निकले या एक्सपायर निकले। आप उस दुकानदार के पास वापस गए, अपनी रिसीट लेके गए, जो रसीद थी आपके पास वो लेके गए। आपने कहा, "भई देखो, ये तो आपके 20,000 रुपए के शैम्पू तो खराब निकले।" तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, आपसे वो शैम्पू ले लेगा और आपको 20,000 रुपए रिटर्न भी कर देगा कि नहीं, आप सॉरी, मैंने आपको गलत सामान भेज दिया या खराब सामान भेज दिया, ये आपके 20,000 रुपए वापस। तो दोनों केसेस में कहीं न कहीं आपका फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कैश पे आपने पे कर दिया था, तो आपको कैश फ़ौरन मिल गया वापस। अगर आपने उधार पे वो चीज़ ली थी, तो आपका उधार कम हो गया। तो दैट इज़ व्हाई अगेन, अब यहाँ पे बच्चा पूछेगा कि व्हाई वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि जब भी आपको बेनिफिट मिलता है तो इसको हम
इनडायरेक्टली कहते हैं या इनफॉर्मली हम कह सकते हैं काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। ठीक है, नेचर मैंने आपको पहले ही कहा, आई एम नॉट रिगार्डिंग इट एज अ डायरेक्ट रेवेन्यू। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ डिस्काउंट आपसे बात करी थी, परचेज डिस्काउंट कहें या परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस कहें, दोनों की नेचर सेम है। सही है, नेचर सेम है, बस थोड़ी सी कैटेगरी डिफरेंट है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, आपकी जेब से पैसा और ज्यादा नहीं जा रहा होता। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, अगर आपकी जेब से पैसा चला गया तो या तो वो वापस आ जाएगा, और अगर उधार था तो उधार आपको ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, उधार कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में आपको फायदा हो रहा है, और फायदे की नेचर को हमेशा हम कैटेगराइज करते हैं एज अ रेवेन्यू, और दैट इज व्हाई वी हैव रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। दिस अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली परचेज डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाई? बिकॉज दोनों की नेचर ये है कि दोनों केसेस में जो परचेजर है उसको कोई ना कोई फायदा हो रहा है। इस केस में फायदा ये हो रहा है कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, और इस केस में फायदा ये हो रहा है रिटर्न एंड अलाउंसेस के केस में, कि जो भी खराब चीज थी उसकी लायबिलिटी आपकी नहीं है। अगर आपने वो कैश के बदले ली थी तो कैश वापस मिल जाएगा, उधार के बदले ली थी तो आपका उधार कम हो जाएगा। सो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखें, जनवरी 12 की ट्रांजैक्शन है, इसकी एग्जांपल भी ले यहाँ पे मैंने दे दी है। रिटर्न गुड्स टू द सप्लायर 2000 फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस, यानी कि जो सप्लायर आपका था, तो आपने उससे जितनी की भी गुड्स खरीदी थी, जितनी की भी चाहे वो यहाँ पे मेंशन नहीं है भले, जितनी की भी आपने गुड्स खरीदी थी उसमें से 2000 रुपए की गुड्स खराब निकली। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुड्स आपने खरीदी थी वो उधार पे खरीदी थी, यानी कि क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट का मकसद उधार। सही है, तो हुआ क्या है यहाँ पे, आपका 2000 रुपए से आपका जो पेएबल है वो कम हो जाएगा, यानी कि आपकी 2000 रुपए से लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगेन उस एग्जांपल को आप रिलेट करें जो मैंने आपको पहले दी, 2000 रुपए आपको मजीद अब पे नहीं करने, क्योंकि जो आप चीज लेकर आए थे वो 2000 रुपए की खराब निकली है। तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट, सही है, 2000, व्हाई वी आर यूजिंग अकाउंट्स पेएबल। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि कोई नोट साइन हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। अगर डॉक्यूमेंट साइन हुआ होता तो हम यूज कर रहे होते नोट्स पेएबल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सो वी आर यूजिंग अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, अकाउंट्स पेएबल इज अ लायबिलिटी, जब भी कम होगा वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ये मैंने पहले भी बता दिया था। सिमिलरली परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, जैसे मैंने यहाँ पहले बताया कि दिस अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाई? इट हैज अ नेचर ऑफ अ रेवेन्यू, रेवेन्यू इन दैट सेंस कि आपको फायदा होता है कि जब भी आप कोई चीज रिटर्न कर दो तो आपको या तो उसके बदले कैश मिल जाएगा या आपका उधार कम हो जाएगा, जैसे इस केस में हो रहा है, आपका उधार कम हो रहा है। अब आपको उस बंदे को 2000 रुपए पे नहीं करने, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने आपको 2000 रुपए की कुछ खराब दी थी। ठीक है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस यहाँ पे हमने लिख दिया ऑन द क्रेडिट साइड 2000, और नरेशन में हमने रीजन दे दिया टू रिकॉर्ड परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। ठीक है, अच्छा, जैसे अब आप रिलेट इसको ऐसे करना है, जैसे यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट थे परचेजेस के, परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, तो इसका जो इससे टोटली जो 360 चेंज अकाउंट होगा वो कौन से होंगे? सेल्स। ठीक है, ये मैंने आपको अकाउंटिंग का पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग हमेशा डुअल पर्सपेक्टिव में आपको सोचना चाहिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करे तो। ठीक है, इस केस में आप परचेजर थे, पहले वाले केस में। ठीक है, जो अपोजिट पार्टी थी वो सेलर था, तो जो चीज आपके पर्सपेक्टिव से हो रही होगी फ्रॉम द परचेजर्स पर्सपेक्टिव, तो वो हम यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है, लेकिन सिमिलरली जो चीज आपके सेलर के साथ हो रही होगी या जो सेलर के पर्सपेक्टिव से चीज होगी वो कहलाएगी सेल्स अकाउंट। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि परचेजेस का मकसद होता है कि जब भी आप कोई गुड्स खरीदें फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, ठीक है, तो हम उसको नाम देते हैं परचेजेस का, जैसे कि यहाँ मेंशन है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी चीज आप, अब कोई चीज आप बेचते हैं, यानी कि सेल्स, सेल्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, अकाउंट इज यूज्ड बाय द सेलर टू रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज टू द कस्टमर्स। ठीक है, यानी कि अगेन यहाँ पे वही बात हो रही है कि वही अकाउंट आपने यूज किया है फॉर पर्पस ऑफ रीसेलिंग। जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था कि भाई अभी बेचना है, बेचने के गर्ज से चीज खरीदी जा रही है, तो हम उसको बोल रहे थे परचेजिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप कोई चीज बेच देंगे तो उसको आप यूज करेंगे, जब आप मर्चेंडाइज और गुड्स को सेल कर देंगे तो आप यूज करेंगे अकाउंट, एंड दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड सेल्स अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही अगेन वही एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। यहाँ पे अब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम अहमद के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे तो ये था परचेजिंग। ठीक है, लेकिन अब हम बशीर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे जो ऊपर था, तो ये बन जाएगा सेल्स। उस बशीर, मिस्टर बशीर सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर अहमद 10,000 ऑन अकाउंट विद क्रेडिट टर्म्स दिस। ठीक है, अगेन अभी क्रेडिट टर्म्स को अभी इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ सेल हुआ है। ठीक है, देखिए अगेन
यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कोई नोट्स साइन हुआ, कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, बस मिस्टर बशीर ने सेल कर दिया। तो इट मीन्स मिस्टर बशीर को अभी पैसे वसूल करने हैं। तो जब भी वसूल करने होंगे आपको पैसे, अब समझ लें मिस्टर बशीर आप हैं। अब आपको आपने अपनी जो है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी सेल करी है, लेकिन अभी आपको पैसे नहीं मिले। पैसे अभी मिलने हैं, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज अकाउंट्स रिसीवेबल। देखें, हमेशा याद रखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल को हम हमेशा साथ-साथ बता रहे होते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेलर, ये कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सिमिलरली जैसे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द परचेजर, ये कहला रहा था अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि परचेजर को आपको पे करने थे, ठीक है। सिमिलरली सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको वो चीज रिसीव करनी है, पैसा भी वसूल करना है, तो जो भी चीज अभी आपने वसूल करनी हो या रिसीव करनी हो, वो आपका एसेट होता है, ठीक है। ये वही बात, आपने किसी बंदे को 1 लाख रुपए दिए हुए थे, आपका अपना कैश था वो, अब वो आपको 1 महीने बाद पे करेगा। तो आप उसको एज़ अ रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे और आप ये बोलेंगे, यार पैसा तो मेरा ही है, मुझे बस रिसीव करना रह गया है। तो ये आपका असासा होता है, इट इज़ एन एसेट, क्योंकि अभी आपको ये 10,000 रुपए रिसीव करने हैं अगेंस्ट योर सेल्स, सही है? सो एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है, वी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 10,000। रीज़न क्या है? सेल्स का। देखिए, सेल्स अकाउंट मैंने बताया था, सेल्स आर कैटेगराइज्ड एज़ योर रेवेन्यू। ऑब्वियसली कोई चीज़ आप मर्चेंडाइज़ बेचेंगे, तो बेचने का मकसद क्या होता है? यू आर जनरेटिंग द रेवेन्यू। स्पेसिफिकली अगर आप कोई ट्रेडर बिज़नेस है, ट्रेडर हैं अगर आप, तो जो चीज़, जो मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी आप बेचेंगे, अगेन मैं एग्जांपल अगर दूँ, कोई गारमेंट स्टोर है, वो अपने गारमेंट्स जब भी बेचता है, तो वो हमेशा रिकॉर्ड करता है विद द नेम ऑफ सेल्स, ठीक है? तो सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया, सेल्स 10,000, ठीक है? अगेंस्ट में इसके रीज़न क्या दिया? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि अभी पैसे आए नहीं हैं, पैसे अभी आने हैं, तो वी आर कैटेगराइजिंग इट अकाउंट रिसीवेबल और वी आर रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड 10,000, ठीक है? और सेल्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो सेलर है, उसने अपनी मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी को बेचा है, खरीदा नहीं है, बेचा है। तो जब भी मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी बेची जाएगी, तो टर्म यूज़ की जाएगी सेल्स, और जब भी मर्चेंडाइज़ इन्वेंटरी खरीदी जाएगी, वो चीज़ कहलाएगी परचेज़ेस, ठीक है? अच्छा, अब अगेन आ जाते हैं, जैसे परचेज़ेस में था कॉन्सेप्ट, परचेज़ेस था, फिर परचेज़ डिस्काउंट था। सिमिलरली सेल्स है, तो सेल्स अकाउंट के बाद क्या चीज़ होगी? सेल्स डिस्काउंट। जो अब देखें, ये वही बात, डुअल पर्सपेक्टिव याद रखिएगा हमेशा-हमेशा। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ परचेजर, हम उसको नाम दे रहे थे परचेज डिस्काउंट, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ सेलर, ये कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट। जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, जब भी आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे, वो कहलाएगा परचेजेस डिस्काउंट। जब भी आप डिस्काउंट देंगे, तो वो कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? सेल्स डिस्काउंट इज़ अ कंट्रा अकाउंट ऑफ सेल्स। सिर्फ देखें, अगेन वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, नाम चेंज है, क्योंकि सेल्स इज़ अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है? तो रेवेन्यू जब भी रिकॉर्ड होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है? Sales discount is a contra account of sales. This account is used by the seller only when he allows the discount to the customer. This account is recorded on the debit side. ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करके फिर बता रहा हूँ कि जब भी आपको डिस्काउंट मिलता है, जैसे मैंने पहले परचेजेस के केस में बताया था कि आप खुश होते हैं। आपको होता है कि चलो भाई, मुझे पैसे मज़ीद पे नहीं करने पड़ रहे। सो हम उसको रेवेन्यू की तरह कैटेगराइज़ कर रहे थे। तो अगर आप थोड़ा-सा माइंड अपना चलाएँ, यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कोई चीज़ जब आप डिस्काउंट देते हैं, तो आपको काइंड ऑफ नुकसान होता है। कुछ ना कुछ आपको नुकसान हो रहा होता है कि यार 100 की चीज़ आप 80 में बेच रहे हैं। तो नुकसान की जो नेचर है, वो नेचर होती है हमेशा एक्सपेंस वाली। ठीक है? अब आपको शायद थोड़ा-सा रिलेशन इनका आपस में समझ आया हो। जब भी डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो कहलाएगा परचेज़ डिस्काउंट, और उसको मैंने कैटेगराइज़ किया था बाय द नेचर ऑफ अ रेवेन्यू, ठीक है? लेकिन सेल्स डिस्काउंट को मैं बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आप दे रहे होते हो, ठीक है? जब भी आप कोई डिस्काउंट ऑफर करोगे टू योर कस्टमर्स, तो आपको वो डिस्काउंट अपनी जेब से कवर करना पड़ेगा। यानी वही बात है, 100 की चीज़ आप 80 में बेच रहे हो, तो आपको पर गुड्स या पर यूनिट आपको 20 का तो नुकसान हो रहा है। वही चीज़ आप 100 में बेच सकते थे, ठीक है? तो एक तरीके से अपॉर्च्युनिटी आपने लूज़ कर दी ₹20 की। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि अकाउंट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, व्हाई? डेबिट का रीज़न भी बता रहा हूँ आपको कि डेबिट क्यों? क्योंकि एक्सपेंस की अगर नेचर कंसिडर हम इसकी कर रहे हैं कि जब भी आप डिस्काउंट देते हैं, आपको नुकसान होता है। और नुकसान का मकसद, इट इज़ एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है, वी रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई दिस इज़ द रीज़न वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड। अगेन अब यहाँ आ जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी जनवरी 7 को यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। देखिए, परचेज़ेज़ वाले केस में था, पेड कैश टू बशीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज़ अकाउंट। मैं आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिखाता चलूँ, ठीक है? ये देखिए, पेड कैश
इन फुल सेटलमेंट में ये परचेजेस के केस में था। सेल्स के केस में क्या हो जाएगा? रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद इन फुल सेटलमेंट ऑफ दिस अकाउंट। अगेन जो सेलिंग कंडीशंस थी वो क्या थी कि अहमद भाई को 10,000 रुपए की आपने गुड्स सेल करी है विद दीज टर्म्स 2, 10 एंड 30। सही है। 2, 10 का मकसद ये है कि 10 दिन में पेमेंट कर दी तो 2% का डिस्काउंट। ठीक है। अगेन ये था जनवरी 1 को। आपने पैसे कब वसूल किए? जनवरी 7 को वसूल कर रहे हैं आप। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगेन एंड अगेन 7 दिन के अंदर अंदर मिस्टर अहमद ने आपको यानी मिस्टर बशीर को पेमेंट कर दी, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी। तो 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करने का मकसद क्या है कि मिस्टर अहमद ने 2% का डिस्काउंट अवेल कर लिया। यानी कि अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको यानी मिस्टर बशीर को मिस्टर अहमद को थ्रू 2% का डिस्काउंट देना पड़ा। परचेजेस के डिस्काउंट में था कि एज मिस्टर अहमद आप रिसीव कर रहे थे डिस्काउंट, तो आपका काइंड ऑफ अ रेवेन्यू हो गया था वो। लेकिन सेल्स डिस्काउंट के केस में क्या है, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो ये आपका एक तरीके से नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में आप जो है डिस्काउंट दे रहे हो। सो दैट इज व्हाई वी आर रिगार्डिंग इज इट एज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस। और एक्सपेंस का आपको मालूम है कि व्हेनेवर एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। अगेन 10,000 टोटल अमाउंट था ट्रांजेक्शन का। ठीक है। उसका 2% निकाला। सो जो आपको पैसा, अब देखें अगेन हो क्या रहा है यहाँ पे, अब आपको पैसा वसूल हो रहा है ना, तो कैश रिसीव कितना होगा आपको टोटल देखें, अमाउंट रिसीव आफ्टर डिस्काउंट इज 9,800। ठीक है। तो 9,800 रुपए कैश की फॉर्म में वसूल हो गया। ठीक है। सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि मैंने बताया कि सेल्स डिस्काउंट बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंस हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और एक्सपेंस का मकसद होता है कि इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। 200 से आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। और उसके अगेंस्ट में आपने रीजन क्या देना है, क्योंकि आपने पूरे पैसे वसूल करने थे 10,000। ठीक है। सो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया। अकाउंट रिसीवेबल कम होने का मकसद ये कि अब आपको रिसीव नहीं करना है ना, अब आपने रिसीव कर लिए हैं पैसे, तो आप अकाउंट रिसीवेबल को आप खत्म करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, जब भी कम होगा इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है। सो ये 10,000 से यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गया। तो रीजन क्या बना कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसमें से आपको अकाउंट रिसीवेबल में से 9,800 रुपए आपको कैश वसूल हो गया, और इस 10,000 में से टोटल 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। और देने का मकसद ऑब्वियसली नुकसान नुकसान और एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सो बाय द नेचर सेल्स डिस्काउंट इज कैटेगराइज्ड एज एन एक्सपेंस। और अकाउंट रिसीवेबल पूरा खत्म हो गया 10,000 से, और इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड पे, बिकॉज जब भी एसेट डिक्रीज होता है वी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। और यहाँ पे हमने नरेशन में रीजन भी दे दिया, टू रिकॉर्ड रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स एंड डिस्काउंट। ठीक है। सिमिलरली जैसे परचेज के केस में था परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट, तो यहाँ पे भी सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट हमने बता दिया। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस वही बात। कोई बंदा, कोई भी आपका जो कस्टमर है, आपको अगर आपका सामान वापस ला के देगा तो आपको खुशी नहीं होती, आपको बल्कि ये होता है कि यार ये वापस क्यों लेकर आ रहा है। ठीक है। अगेन आपको वो शेल्फ में रखना पड़ता है। तो वही बात, इसको भी हम एज अ नेचर ऑफ एक्सपेंस हम क्यों बता रहे होते हैं सेल्स रिटर्न को, क्योंकि एक चीज आपने बेच दी है, अब आपको खुशी हो गई कि भाई मैंने एक चीज बेच दी। अब अगले ही लम्हे वो बंदा वापस कर दे आपको कि यार ये रख लो यार, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो अब आपको वही बात, आपको अगेन नुकसान होगा कि भाई अभी तो ये चीज बिक गई थी, फिर वापस आ गई मेरे शेल्फ में, मुझे रखना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस? जैसे कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस था, सिमिलरली सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, इट इज अ कंट्रा अकाउंट ऑफ सेल्स। दिस अकाउंट इज यूज्ड बाय द सेलर when he receives merchandise back from his customers due to defectiveness or any other genuine reason. This account is recorded on the debit side. देखें इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा फॉरन परचेज रिटर्न एंड अलाउंस से। यहाँ पे क्या था, दिस अकाउंट इज यूज्ड बाय द परचेजर when he returns। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, दिस अकाउंट इज यूज्ड बाय द सेलर व्हेन ही रिसीव्स। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, डुअल कॉन्सेप्ट है। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहलाएगा परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट। ठीक है। और व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। अगेन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करने का रीजन ये है कि जब भी आप, अगर आप अपने आप इस पोजीशन में रखेंगे, अगर आप सेलर हैं और आपका कस्टमर आपको कोई चीज वापस ला के दे रहा है, तो आप खुश नहीं होते, आप बोलते हैं यार क्यों वापस ला रहे हो, क्या रीजन है, बड़ा मुंह बना के आप वापस करते हैं। ठीक है ना। तो पॉइंट इज कि भाई आपको इस तरीके से नुकसान हो रहा होता है कि जो चीज आपने बेच दी है, अब वो भले ही खराब निकली हो, लेकिन अगर वो वापस आएगी तो आपको वापस तो करनी पड़ेगी। अगर आपने वो कैश पे बेची थी तो आपको कैश देना पड़ेगा। अगर आपने वही चीज उधार पे बेची थी तो आपको सामने वाले का उधार का जो रिसीट है या रसीद है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वही परचेजेस वाले डिस्काउंट में जैसे मैंने आपको समझाया था, परचेज रिटर्न में जैसे मैंने आपको समझाया था। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या, जनवरी 12 को कस्टमर जो भी था XYZ, उसने डिफेक्टिव मर्चेंडाइज जो 2,000 रुपए की थी, जो आपने उसको उधार पे बेची थी,
ऑन क्रेडिट वो उसने आपको वापस लाके दे दी। भाई ये मैं लेके तो उधार पे गया था, लेकिन ये जो 2000 रुपए की गुड्स हैं ये खराब निकली है। तो अब ऑब्वियसली बाय लॉ एंड बाय रूल आपको ये चीज़ वापस करनी पड़ेगी, ठीक है? और जब भी कोई चीज़ आप वापस करेंगे सेल्स में, ठीक है? तो इट विल बी रिगार्डेड एज़ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। डेबिट देखिए मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ डेबिट नहीं बोल रहा, मैं आपको डेबिट करने का रीज़न भी बता रहा हूँ। क्योंकि इस बाय नेचर क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है कि आपको कोई चीज़ आपकी चीज़ आपको वापस मिल रही है, अब उसके अगेंस्ट में आपको या तो पैसे नहीं मिलेंगे या आप पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट इज़ व्हाई वी आर रिगार्डिंग इट एज़ अ नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है? आई एम यूजिंग द वर्ड नेचर ऑफ एक्सपेंस, नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है? तो नेचर और एक्सपेंस का क्या होता है, जब भी इंक्रीज होता है डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। इस केस में ऑब्वियसली क्योंकि आपको चीज वापस हो रही है, अब आपको वापस करनी पड़ रही है एज अ सेलर। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस इज बाय द नेचर ऑफ एक्सपेंस 2000 डेबिट। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, और उसके अगेंस्ट में क्योंकि आपने वो चीज उधार पे बेची थी, तो आपका रिसीवेबल भी कम हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस के केस में। तो अब आपको 2000 रुपए वसूल नहीं करने उस बंदे से। क्यों? क्योंकि वो गुड्स जो आपने बेची थी 2000 रुपए की, वो खराब निकली हैं। तो आपका सेलर का पर्सनल जो अकाउंट रिसीवेबल है, वो भी कम हो गया 2000 रुपए से, ठीक है? और अकाउंट रिसीवेबल जैसा हमें अब तक मालूम हो गया है कि इट इज़ एन एसेट। जब भी कम होगा तो वी विल रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है? सिमिलरली इसको आप अज़्यूम कर लें कि अगर ये कैश पे सेल किया होता, तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाता और कैश क्रेडिट हो जाता 2000 रुपए से, क्योंकि आपके बिज़नेस से कैश चला जाता 2000 रुपए, आपको उस कस्टमर को 2000 रुपए देने पड़ते हैं। क्योंकि आपकी गुड्स जो आपने बेची थी 2000 रुपए की या जो भी थी वो खराब निकली, तो अब आपको कैश पे करना पड़ता उस बंदे को। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। फिर आपने उसका यहाँ रीज़न दे देना है टू रिकॉर्ड रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर। ओके? सो ये कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी है समझना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जनरल मेंटेन रखने के लिए।